हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या क्या है इस वीडियो में। तो किस पड़ोसी देश में भूकंप से 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई? आखिर क्यों इसी देश में पिछले कुछ सालों से बड़े भूकंप आ रहे हैं और हज़ार लोगों की मौत हो रही है? भूकंप कैसे होता है? दुनिया और भारत के बड़े भूकंप कौन कौन से हैं, उन सब पर भी बात करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए ने किस महिला आदिवासी को उम्मीदवार बनाया है? कौन है ये, इनके बारे में डिटेल जानेंगे। इजराइल के पीएम नेफ्ताली बेनेट हैं, तो उन्होंने इजरायली संसद को भंग करने और इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाने का, नया प्राइम मिनिस्टर बनाने का फैसला किया। तो कौन होंगे नए प्राइम मिनिस्टर और क्या वहाँ के पॉलिटिकल हालात हैं? किस जिले में कालिका माता मंदिर पर 500 साल बाद पताका फहराया गया है? फीफा ने वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी किन देशों को बनाया, मेज़बान किसे बनाया? इसके अलावा भी कई और क्वेश्चन सब पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण और जो बर्निंग टॉपिक है इस वक्त का दुनिया भर में, वो है क्वेश्चन ये। और दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिए तमाम मित्रों को, लाइक बटन तो दबा ही दिया होगा आपने। क्वेश्चन होगा, भारत के किस पड़ोसी देश में भूकंप की वजह से 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है? आंसर होगा अफ़गानिस्तान। कब भूकंप आया ये? तो अफ़गानिस्तान में ये भूकंप आया है 22 जून को। ओके, अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड फिर डिटेल बताएंगे आपको। अफगानिस्तान में जून 2022 में कितनी तीव्रता का भूकंप आया जिससे 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है? आंसर होगा 6.1। ओके, 6.1। अफगानिस्तान में 22 जून की सुबह ये 6.1 तीव्रता का भूकंप आया है और डिटेल बताया है, मैप के थ्रू बताते हैं आपको। तो ये रहा प्यारा भारत और अब चलते हैं अफ़गानिस्तान की ओर। तो ये रहा अफ़गानिस्तान और इधर है पाकिस्तान और ये प्यारा भारत तो है। तो भारत का ये पड़ोसी देश है। कैसे पड़ोसी देश है? तो ये देखिए, कश्मीर से उसकी सीमा लगती है अफ़गानिस्तान की। ओके, तो इसी का पक्तिका प्रांत है यहाँ पर, ये वाला। ओके, और इसी के पास में एक जगह है खोस्त, ये। तो इसी के पास ये भूकंप का केंद्र था और सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो है पक्तिका प्रांत का। अफ़गानिस्तान का ये पक्तिका प्रांत है और 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 1500 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। और इस भूकंप का केंद्र आपको बताया मैंने, यहाँ पर था। काबुल राजधानी कहाँ पर है? तो यहाँ पर है काबुल। ये सब पास में ही है, इसके आसपास है। ओके, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि 500 किलोमीटर के दायरे में बहुत ही भयानक स्थिति जलजला आया है। ओके, 500 किलोमीटर दूर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालात काफ़ी गंभीर है वहाँ के। अफ़गानिस्तान में भूकंप के बाद जो है पूरा घर, बहुत सारे उस इलाके में, ख़ास तौर पे आप खुद यहाँ पर ये पक्तिका जो प्रांत है वहाँ पर घर मलबों में तब्दील हो गए हैं। मृतकों और घायलों को निकाला जा रहा है और हेलीकॉप्टर से अस्पताल में भेजा जा रहा है। अफ़गानिस्तान पर आपको पता होगा कि तालिबान का कब्जा है और जब से अमेरिकी सैनिक वहाँ से निकली है उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठन जो भी थे वो सब वापस चले गए हैं। ऐसे में राहत और बचाव अभियान पर बहुत असर हो रहा है। आप देख रहे हैं किस तरीके के ये सब वीडियोग्राफ है जो अफ़गानिस्तान में जो बुरे हालात हुए हैं और 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो किस तरीके से राहत अभियान चलाए जा रहे हैं, बहुत ही नाकाफ़ी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मदद फ़िलहाल जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब तक नहीं पहुंची है और उसे बहुत ज़रूरत है अंतर्राष्ट्रीय मदद की। अब देखना होगा कि तालिबान की जो सरकार है वो क्या इसमें मदद मांगती है, क्या करती है और किस तरीके से पूरी दुनिया यहाँ मदद करने पहुँचती है। अब देख लेते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो पिछले कुछ भूकंप आए हैं वो सब कौन कौन से हैं। तो देखिए, 2015 में इससे पहले आया था, 200 लोगों की मौत हुई थी वहाँ पर। 2002 में आया था भूकंप, वहाँ 1000 लोगों की मौत हुई। और 1998 में आया था जब 4500 लोगों की मौत हुई थी और ये जो दोनों था वो 6.1 तीव्रता का था, रिक्टर स्केल का वो भूकंप था। अब सवाल है कि भूकंप आता क्यों है और यहाँ पर ख़ास तौर पे क्यों भूकंप आता है और इतने सारे लोग क्यों मर रहे हैं? ओके, वैसे तो भूकंप भारत और इसके आसपास के इलाके में भी आता है। तो देखिए, पृथ्वी के नीचे कई सारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। ये पिघली हुई जो लावा है उसी पर टिकी हुई और ये प्लेट्स हिलती रहती हैं।
तो इस तरीके से प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, बहुत सारी प्लेटें हैं और वो मूव करती रहती हैं हल्के हल्के। ओके, तो उसकी वजह से ये भूकंप आता है। होता ये है कि ये प्लेट्स जहाँ पर आपस में ज़्यादा टकराती हैं उसे फॉल्ट लाइन कहते हैं। और प्लेट्स कई बार, यानी टेक्टोनिक प्लेट कई बार टकराने पर प्लेट जो है कोने से मुड़ जाती है और ज़्यादा दबाव पड़ता है तो टूटने भी लगती है प्लेट्स। और प्लेट्स वो छोटी मोटी नहीं होती है, 100 किलोमीटर की गहराई की प्लेट्स होती हैं। ओके, तो इससे जो ऊर्जा बाहर आती है उसी डिस्टर्बेंस की वजह से भूकंप आता है। और पृथ्वी पर हर साल लगभग 5 लाख भूकंप आते हैं। 1 लाख भूकंप ही महसूस हो पाते हैं, मतलब 4 लाख को तो पता ही नहीं चलता है, भूकंप आते हैं ख़त्म हो जाता है। और इनमें से करीब 100 भूकंप से नुकसान होता है बड़ा, हर साल की बात कर रहा हूँ। और सबसे विनाशकारी जो भूकंप आया था 1960 में चिली में आया था, 9.6 रिक्टर स्केल का था। हालांकि उस समय जब इतना 9.6 रिक्टर स्केल का आया, लेकिन मौत हुई 6000 के आसपास। ओके, तो इसके अलावा कई और भूकंप आए। 2004 में हम लोगों ने देखा, 26 दिसंबर 2004 में, कि इंडोनेशिया में भूकंप आया, हिंद महासागर में सुनामी आई थी और 2,30,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ओके, तो यहाँ पर क्यों भूकंप आ रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इस इलाके में क्यों ये पूरा इलाका सेंसिटिव है। ओके, तो आप देख रहे हैं ये टेक्टोनिक प्लेटें हैं और इंडियन प्लेट यहाँ पर है, ये देख रहे हैं आप। ओके, और करोड़ों साल पहले प्लेट्स जो है ना वो अलग अलग जगह पर थी, जैसे ये है। ओके, और ये है इंडियन प्लेट्स। ये इंडियन प्लेट्स निकल कर और इधर आप देखेंगे कि यूरेशियन प्लेट में ये टकरा गए। ओके, ये टक्कर हो रही है, अभी आप देख रहे हैं। ओके, और इस टक्कर की वजह से ही हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, ये पूरा हिमालय का निर्माण हुआ। इधर हिंदू कुश की पहाड़ियाँ हैं उस तरफ और ये हिमालय है, पूरा का पूरा हिमालय का पूरा उधर हिस्सा हिंदू कुश की ओर तक चला जाता है। ओके, और अफ़गानिस्तान जहाँ पर भूकंप आया है वो इसी फॉल्ट लाइन के आसपास का इलाका है जहाँ पर ये भूकंप आया। ओके, पूरी बात आप समझ रहे होंगे। और इसी वजह से इंडिया और इसके आसपास के इलाकों में जहाँ जहाँ भी ये फॉल्ट लाइन है वहाँ वहाँ भूकंप अक्सर आता रहता है, ये सब इलाका है। ठीक है, और इसी वजह से अफ़गानिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है पिछले कुछ सालों में। तो ये दूसरा फोटोग्राफ देख रहे हैं, ग्राफिक्स है, जो कि इंडियन प्लेट इधर यूरेशियन प्लेट को धक्का मार रही है और यूरेशियन प्लेट भी धक्का मार रहा है और इसकी वजह से यहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ। और ये है फॉल्ट लाइन जो रेड कलर में आप दिख रहा होगा। ओके, और यहीं पर ये अभी भूकंप की घटना हुई है जिसकी वजह से 1000 से ज़्यादा लोग अफ़गानिस्तान में मारे गए हैं। और इस भूकंप का जो असर है वो कई इलाकों तक होता है, अलग अलग जगह भूकंप आते रहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया आपको, भारत में भी बहुत बड़े और विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं। जैसे 15 जनवरी 1934 को 1934 को बिहार में भूकंप आया था। 8.1 तीव्रता थी उसकी रिक्टर स्केल की और 30,000 लोग मारे गए थे। ओके, और आप कहेंगे कि अफ़गानिस्तान में इतनी ज़्यादा मौतें क्यों होती हैं। आपने देखा कि 98 में 4,500 से ज़्यादा लोग मारे गए, अभी 1,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। वजह उसकी ये है कि अफ़गानिस्तान में जो कंस्ट्रक्शन है, जो घर बनाए जाते हैं वो सेफ़ नहीं बनाए जाते हैं, ख़ासतौर पे जो भूकंप वगैरह के को देखते हुए। गरीब देश है, बेहाल देश है, तो इसकी वजह से वहाँ जो घर हैं, जो फोटोग्राफ आए हैं वो देख रहे हैं कि सीमेंटेड घर है लेकिन वो कच्चा सा घर ऐसा लग रहा है, जैसे कुछ मिट्टी के घर हैं, कुछ वगैरह है। तो उसके से नुकसान जो है वो ज़्यादा देखने को मिला है। तो भूकंप के मापने का जो पैमाना होता है, रिक्टर स्केल होता है, उसको भी देख लेते हैं। रिक्टर स्केल क्या है और कितने रिक्टर स्केल पर कितना असर होता है। जैसे 0 से 1.9 तक जो रिक्टर स्केल होता है उसको सिस्मोग्राफी से पता चलता है, केवल ऐसे पता नहीं चलता है। 2 से 2.9 जो होता है वो हल्का कंपन होता है। 3 से 3.9 जो होता है वो ऐसा भूकंप होता है जैसे आपके नज़दीक से ट्रक गुजर जाए और जो हलचल सी महसूस होती है, ऐसा होता है। 4 से 4.9 का जो रिक्टर स्केल का भूकंप होता है उसमें
खिड़की के शीशे टूट सकते हैं, दीवारों पर टंगी हुई कोई चीज़ गिर सकती है। 5 से 5.9 का जो रिक्टर स्केल का भूकंप होता है, सोफे, बक्से और भारी जो धातु है वो हिल सकती है, गिर सकती है। 6 से 6.9 यानी जैसे वहाँ पर आया है अफ़गानिस्तान में 6.1, तो उसमें क्या होता है, बिल्डिंग की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिल को नुकसान हो सकता है। अगर बिल्डिंग कमज़ोर है, बहुत मजबूत नहीं बनी है भूकंप के लिहाज से, तो गिर जाती है, जैसा अफ़गानिस्तान में हुआ है। 7 से 7.9 का जो होता है उसमें इमारतें तो गिर ही जाती हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, और ज़मीन के अंदर के जो पाइपलाइन है वो सब फट जाते हैं। 8 से 8.9 जो होता है वो इमारतें और बड़े पुल गिरा देते हैं, और 9 उससे अधिक जो है वो तो भीषण होता है, भीषण तबाही होती है, धरती हिल जाती है, हिलती हुई दिखाई देती है, सुनामी का खतरा हो जाता है। तो ये सब स्थिति होती है। ओके, और अगर आप 0 है और 0.1 है मान लो, और फिर अगर वो बढ़कर 0.2 कहेंगे तो इसका 10 गुना कहेंगे। ओके, अगर हम कहेंगे 6.0 और 6.1 का अंतर क्या होगा, तो इससे 10 गुना ज़्यादा हुआ ये 6.1 का रिक्टर स्केल। तो इस तरह से पैमाना माना जाता है। ओके, जितना पॉइंट बढ़ता जाएगा उतना ही 10 गुना जो भूकंप है उसकी तीव्रता बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो हम लोग अफ़गानिस्तान की बात कर रहे हैं, और अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल, और वहाँ पर तालिबान का शासन है, और जो मुख्य लीडर है वो कौन है, हिब्तुल्लाह अखुंदजादा, और तालिबानी प्राइम मिनिस्टर कौन है, हसन अखुंद। मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और डिटेल बताते हैं इसके बारे में भी आपको, एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। उससे पहले आपको बताऊं कि जनवरी से लेकर अब तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल हो चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंबरशिप का लिंक दिया हुआ है, आप उससे ले सकते हैं। मेंबरशिप है 1 ईयर का, इसके थ्रू आपको मिलता है करंट अफेयर्स का PDF, एवरी वीक मिलता है, एवरी मंथ, ट्राई मंथली, हाफ ईयरली और पूरे साल के, और पिछले सालों को भी PDF के एक्सेस मिल जाते हैं। इसके अलावा एवरी संडे को वीकली मॉक टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का, ताकि आप करंट अफेयर्स की तैयारी जांच सकें अपने एग्जामिनेशन में। और आपको बताऊं कि हम लोग का जो करंट अफेयर्स है उससे तमाम एग्जामिनेशन में ढेर सारे क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो UPSC हो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, UP PSC के एग्जामिनेशन, BPSC एग्जामिनेशन, NTPC एग्जामिनेशन, SSC एग्जामिनेशन। ओके, इसके अलावा एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ भी लेते हैं हम लोग मंथली, और इसमें तमाम अलग अलग एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज होते हैं जो आप दे सकते हैं, और 40% डिस्काउंट है बुक्स पे, और फ्री शिपिंग भी है। नई बुक्स जो है वो 1 जुलाई को अवेलेबल हो जाएगी, और 30 जून को आप देखना मत भूलना, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स मैराथन चलेगा। ओके, मेंबरशिप आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रपति चुनाव के लिए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NDA उसने अपना उम्मीदवार किसे चुना है, कौन है वो? आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, और फोटोग्राफ ये रहा। तो इंडिया ने 21 जून को ये ऐलान कर दिया है कि जुलाई में जो चुनाव होने जा रहा है, मतदान होने वाला है राष्ट्रपति चुनाव का, उसके लिए द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार होंगी NDA की ओर से, और अभी NDA का केंद्र में शासन है। ओके, और अगर ये चुनाव जीतती हैं तो वो देश की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला होंगी। इनके बारे में बताऊं, 64 ईयर की हैं, उनका जन्म ओडिशा में हुआ था, मयूरभंज में, आदिवासी समुदाय से संबंधित रखती हैं वो। उन्होंने भुवनेश्वर के रामा देवी वुमेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी रही हैं, पढ़ाया उन्होंने। इसके अलावा ओडिशा के सिंचाई विभाग में कनिष्ठ सहायक के रूप में काम किया हुआ है। सिंचाई विभाग में काम करने के बाद वो BJP में शामिल हो गई थी 1997 में नौकरी छोड़ के, और उसके बाद वो पार्षद हुई, फिर उस क्षेत्र की उपाध्यक्ष चुनी गई। 2000 में, सन 2000 में विधानसभा चुनाव हुआ, तो उसमें ओडिशा से वो विधायक चुनी गई विधानसभा चुनाव में। और बीजद और जो भाजपा का गठबंधन है, बीजद यानी बीजू जनता दल, वहाँ की जो सरकार है अभी, तो उनके गठबंधन की वो मंत्री भी बनी। मंत्री के तौर पर 2004 तक रहीं, और फिर 2006 से 2009 तक BJP के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही, कहाँ की? ओडिशा की। ओके,
और 2015 में उनको झारखंड का गवर्नर बनाया गया था 2015 में। और झारखंड की ऐसी पहली गवर्नर हैं जिन्होंने पूरा कार्यकाल तो पूरा किया ही अपना कार्यकाल, उससे ज़्यादा भी अवधि तक किया। 2021 तक, 2015 से 2021 तक वो गवर्नर रही हैं। ओके, और अब राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है एनडीए ने। चूँकि सरकार एनडीए की है, इसलिए उम्मीद यही जताई जा रही है कि ये राष्ट्रपति चुनी जाएंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष ने अपना उम्मीदवार किसे चुना है? आप सोच रहे होंगे कि उम्मीदवारों का नाम क्यों ले रहा हूँ करंट अफेयर्स में। देखिए भाई साहब, ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, इसका आंसर होगा यशवंत सिन्हा इस क्वेश्चन का। ओके, विपक्ष का साझा उम्मीदवार हैं ये। विपक्ष ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए इनको उम्मीदवार चुन लिया है। आप फोटोग्राफ देख रहे हैं। इनके बारे में बताऊँ, उम्र है इनकी 84 ईयर और संसदीय राजनीति में आने से पहले वो आईएएस अधिकारी रहे थे। 1984 में आईएएस अधिकारी के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और राजनीतिक में उन्होंने दखल दिया। शुरुआती उन्होंने जो राजनीतिक काम किया वो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के साथ काम किया। ओके, 1988 में वो राज्यसभा के लिए चुने गए, राज्यसभा सांसद बने। 1990 से 1991 तक, यानी 1990 से 91 तक वो कांग्रेस समर्थित जो चंद्रशेखर की 4 महीने की सरकार थी उसमें देश के वित्त मंत्री भी रहे। बाद में यशवंत सिन्हा बीजेपी में शामिल हो गए और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी उसमें 1998 से 2002 के बीच में वित्त मंत्री रहे और 2002 से 2004 के बीच में वो विदेश मंत्री भी रहे। ओके, और 2018 के अप्रैल महीने तक वो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में थे। मार्च 2021 में उन्होंने ममता बनर्जी की अगुवाई वाले तृणमूल कांग्रेस में उन्होंने मेंबरशिप ले ली वहाँ की। ओके, और वैसे तो पटना के मूलतः रहने वाले हैं बिहार के, लेकिन इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र झारखंड को बनाया। हजारीबाग से वो कई बार सांसद चुने गए और इस वक्त हजारीबाग से उनके बेटे और पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा वो सांसद हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये भी इम्पॉर्टेंट है। इजराइल की सरकार ने संसद का नाम है वहाँ के कनेसेट कहते हैं, तो उसको भंग करने और अंतरिम नया प्राइम मिनिस्टर बनाने का ऐलान किया है। किसे बनाने का ऐलान किया है? आंसर होगा यायर लैपिड। ओके, न्यूज़ आप देख रहे हैं, डिसॉल्व हो गया, कोalition गवर्नमेंट थी वहाँ की और उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बन जाएंगे ये है नफ्ताली बेनेट जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं और इन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब नए पीएम बनेंगे यायर लैपिड। ये अंतरिम प्राइम मिनिस्टर होंगे। अंतरिम का मतलब कि कुछ वक्त के लिए, ओके, परमानेंट नहीं। तो अब सवाल है कि इजराइल में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वहाँ संसद को भंग करने की नौबत आ गई है, नया प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है। देखिए, इजराइल के बनने के बाद से लेकर अब तक, यानी 1941 से लेकर अब तक पूर्ण बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिला है। यहाँ पर हमेशा गठबंधन की ही सरकार रही है और उसी में इतनी देश ने तरक्की की है। और इजराइल के जो वर्तमान पार्टी है जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं ये नफ्ताली बेनेट, वो उनकी जो सरकार है वो 8 पार्टियों का एक गठबंधन है, उसकी सरकार है। और जब ये सरकार बनी थी, जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, उस वक्त सबका यही लक्ष्य था कि उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे बेंजामिन नेतन्याहू, उनको पावर से हटाना था। और अब क्या हुआ है कि कई तरह की विचारधारा के दल इस सरकार के साथ हैं और सबकी अपनी अपनी डिमांड है। कोई अरब के समर्थक हैं, कुछ दक्षिणपंथी हैं, कुछ राइटिस्ट हैं। तो ऐसे में खींचतान बहुत हो रही है। उसकी वजह से देखने को ये मिल रहा है कि अभी पिछले 3 साल में अब 5वीं बार वहाँ संसदीय चुनाव होने जा रहा है और संसद का क्या कहते हैं वहाँ पर, कनेसेट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। गुजरात के किस जिले में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित कालिका माता मंदिर पर पताका फहराया है? आंसर होगा पंचमहल। ओके, और ये भी बताया जा रहा है कि इस मंदिर पर 500 साल बाद पताका फहराया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 18 जून को ये दौरा किया और देख रहे हैं आप कि पताका वो फहरा रहे हैं उधर से, और ये पताका है इस मंदिर के शिखर पर। ठीक है, और ये जो टेम्पल है वो यूनेस्को की ओर से विश्व धरोहर घोषित है।
और प्रमुख पर्यटक स्थल भी है। ओके, 11वीं सदी में ये मंदिर बना था और इस मंदिर के शिखर का पुनर्विकास योजना के तहत इसका काम किया गया है वहाँ पर, और शीर्ष पर पताका फहराई गई है। पहले यहाँ पर एक दरगाह थी और दरगाह कमेटी ने अनुरोध स्वीकार करने के बाद उस दरगाह को स्थानांतरित कर दिया कहीं और उसके बाद यहाँ पर 125 करोड़ रुपए की लागत से महाकाली मंदिर का पुनर्विकास किया गया। ओके, और इसके अलावा मंदिर के आसपास के इलाकों का भी सौंदर्यीकरण वगैरह किया गया। पूरा जो क्षेत्र है वो 30,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। ये भी कहा जाता है कि ये जो मंदिर है वैसे तो बना था 11वीं शताब्दी में, लेकिन 15वीं शताब्दी में गुजरात का जो सुल्तान था महमूद बेगड़ा, उसने मंदिर को नष्ट करके ऊपर पीर सदन शाह की एक दरगाह बनवाई थी। और तो अब जो है वहाँ पर ये चेंज किया गया है, दरगाह को वहाँ से शिफ्ट किया गया कहीं और उसके बाद मंदिर का शिखर वहाँ बनाकर और वहाँ पताका लहराया गया है। गुजरात की बात हो रही है, राजधानी क्या है? गांधीनगर। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। फीफा ने वर्ल्ड कप 2026 का मेजबान देश किन्हें बनाया है? किन देशों को बनाया है? आंसर होगा उपरोक्त सभी, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, इन सब को बनाया है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 48 टीमें भाग लेंगी। कुल टोटल मैच होंगे 80, 20 जगहों पे होंगे और सबसे ज़्यादा अमेरिका में होंगे। तो फीफा ने ये ऐलान कर दिया है। फीफा के अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। ओके, मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? आप सबको पता होगा, आंसर है 21 जून। ओके, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है और इस बार की थीम क्या है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को आयोजित हुआ, तो उन्होंने किस जगह पर योगासन किया, यानी कहें मुख्य आयोजन कहाँ पर आयोजित किया गया? आंसर होगा मैसूर पैलेस ग्राउंड में। ओके, कहाँ पर? ये कर्नाटक में। तो कर्नाटक में उन्होंने मैसूर पैलेस ग्राउंड में ये सामूहिक रूप से योगासन किया और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, फोटोग्राफ। ओके, उन्होंने कहा कि योग अब वैश्विक त्यौहार हो गया है और इस साल देश भर के 75,000 स्थानों पर योग से जुड़े हुए कार्यक्रम हुए। अलग अलग जगहों पर केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, अधिकारी वगैरह सब ने ये सब किया है। ओके, इम्पॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पुस्तक है, बुक है भारतीय संविधान अनकही कहानी, उसका विमोचन यानी उसकी लॉन्चिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। तो बुक के लेखक कौन है इस किताब के? आंसर होगा राम बहादुर राय। एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो उन्होंने ये बुक लिखी है और इसका ये फोटोग्राफ है उनका, राम बहादुर राय का। ओके, और ये मुख्य आयोजन है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया है। आयोजन हुआ था दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 18 जून को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड स्विमिंग गवर्निंग बॉडी है FINA, FINA, तो उसने कितनी उम्र से पहले लिंग परिवर्तन कराने वाले ट्रांसजेंडर महिला स्विमर्स यानी तैराक को वुमेन इवेंट में हिस्सा लेने की अनुमति दी है? एक क्राइटेरिया तय कर दिया है। इसका आंसर होगा 12 वर्ष की आयु से पहले, 12 ईयर की आयु से पहले। तो ये पॉलिसी है, इंपॉर्टेंट है, द हिंदू ने भी इसको कवर किया है प्रमुखता से। इस पॉलिसी के अनुसार 12 साल की उम्र से पहले लिंग परिवर्तन कराने वाले जो ट्रांसजेंडर हैं यानी महिला कहें, पुरुष से जो महिला बनेंगे वो उनको वुमेन इवेंट में हिस्सा लेने की अनुमति होगी। ओके, क्लियर बात? जिन्होंने 12 वर्ष की आयु के बाद लिंग परिवर्तन कराया है उनको वुमेन इवेंट में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि वो मेंस में यानी पुरुष इवेंट में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसजेंडर के लिए ओपन कंपटीशन कैटेगरी बनाने का भी प्रस्ताव है, यानी मेंस कैटेगरी में बाध्यता नहीं है। लिंग परिवर्तन कराने के बाद ट्रांसजेंडर महिला यानी पुरुष से जो महिला बन गए वो मेंस कैटेगरी में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर महिला से कोई पुरुष बन गया है तो उसमें भी कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है एज का। ओके, तो ये है पूरी बात। तो ये फैसला FINA ने किया है, इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन है ये। ओके, मुख्यालय कहाँ है?
लुसाने स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 21 जून को। संयुक्त राष्ट्र ने ये घोषित किया हुआ है। आपको पता होगा कि वर्ष में 2 संक्रांति होते हैं, ग्रीष्म संक्रांति और शीतकालीन संक्रांति। ओके, तो ये ग्रीष्म संक्रांति होता है 21 जून को, और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश कहाँ पाई गई है? उसका नाम है स्ट्रिंगरे। ओके, कहाँ पर ये पाई गई है दुनिया की सबसे बड़ी? आंसर होगा कंबोडिया। ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की मछली है, न्यूज़ द हिंदू ने भी दिया है, और ये रहा फोटोग्राफ, इतनी बड़ी मछली है ये। ओके, ये कंबोडिया की नदी है एक मेकांग, तो वहाँ पर 13 जून को ये पाई गई, वहीं पकड़ी गई और फिर उसको रिलीज कर दिया गया नदी में ही उसका नाप लेकर। मेकांग नदी जो है वो चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम में बहती है। तो ये मछली पाई गई है कंबोडिया में। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। फ्रेश वाटर मछली किसको कहते हैं? ताजे पानी की मछली, जिसमें वो अपना पूरा जीवन जो है ना मछली फ्रेश वाटर में ही बिताती है, खारे पानी में नहीं रह सकती ये मछलियाँ। कंबोडिया में ये मछली पाई गई है, तो उसकी राजधानी क्या है? पनाम प्नेह। प्राइम मिनिस्टर कौन है? हुन सेन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 18 जून को। 2022 की थीम क्या है? रोल ऑफ एजुकेशन टू एड्रेस द रूट कॉजेज ऑफ हेट स्पीच एंड एडवांस इंक्लूजन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड पीस। ओके, यानी अभद्र भाषा और अग्रिम समावेश, गैर भेदभाव और शांति के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए शिक्षा की भूमिका। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको घोषित किया हुआ है दिवस। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? किस इंस्टीट्यूट में किया? आंसर होगा IISc बेंगलुरु। ओके, तो वहाँ पर ये आयोजन किया गया और उसी में इसका उद्घाटन किया गया। सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, CBR फुल फॉर्म कहेंगे इसे। ओके, कब किया इन्होंने? 20 जून को उद्घाटन किया। ये सेंटर 280 करोड़ रुपए की लागत से बना है और इसमें ब्रेन डिसऑर्डर से संबंधित जो भी समस्या हैं उसका रिसर्च किया जाएगा वहाँ पर IISc बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। आंसर होगा 20 जून को। ओके, 20 जून को मनाया जाता है। थीम क्या है? सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। द राइट टू सीक सेफ्टी इज मोर क्रिटिकल देन एवर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 18 जून को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह दिवस घोषित किया हुआ है, 2016 को ही घोषित कर दिया था, तो और ये दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? तो गैस्ट्रोनॉमी का मतलब आप गैस से संबंधित मत समझ लेना, ये भोजन की खपत से जुड़ी हुई जो तमाम प्रथाएं हैं उससे रिलेटेड है। यानी भोजन की जो कला है, पकवान बनाने की, खास तरह के भोजन की शैली की, पकाने की शैली की, तो उन सब को लेकर ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 19 जून को। ओके, ये भी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये घोषित है दिवस। और थीम क्या है 2022 की? संरक्षण के रूप में रोकथाम, संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा की संरचनात्मक और परिचालन रोकथाम को बढ़ावा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। US ओपन गोल्फ टूर्नामेंट 2022 किसने जीता? यहाँ गोल्फ टूर्नामेंट की बात हो रही है। आंसर होगा मैट फिट्जपैट्रिक। ओके, इंग्लैंड के हैं और उन्होंने 19 जून को ये टाइटल जीत लिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये रहा फोटोग्राफ इनका। अगला क्वेश्चन, फार्मूला 1 कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स ऑटो रेस 2022, उसके विजेता कौन है? आंसर होगा मैक्स वर्स्टैपेन। ओके, तो वो नीदरलैंड के हैं और उन्होंने ये जीत लिया है। फोटोग्राफ ये रहा। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब कल मिलते हैं सुबह 7 बजे ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स के साथ। ओके, बाय।